हेलो एवरीवन। देखिए, जो आज का लेक्चर है इसमें हम लोग स्ट्रेन हार्डनिंग लॉ और इस पे ही बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, राइट। क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपन बात करें तो एग्ज़ाम में इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, आते रहते हैं और बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स इस पे बनते हैं। जैसे इसमें अपने को एक इलास्टिक रिकवरी करके मैंने एक चीज़ आपको लास्ट लेक्चर में सिखाई थी, आपको याद हो तो, ठीक है। स्ट्रेनिंग मैकेनिज्म अपन ने पूरा कवर कर लिया था। उसमें जो 3 मेथड्स थी, ग्रेन रिफाइनमेंट, एलॉइंग और स्ट्रेन हार्डनिंग, ये तीनों अपन ने कवर कर रखी है। उसी का एक आगे का पोर्शन चल रहा है कि स्ट्रेन हार्डनिंग को ही थोड़ा डिटेल में देखेंगे। स्ट्रेन हार्डनिंग लॉ क्या होता है और जो कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो कुछ एग्जाम्स में पूछे हुए हैं उनको अपन कवर करने वाले हैं, राइट। तो लेट्स स्टार्ट। देखो, सबसे पहले तो अपन ये समझते हैं कि ये स्ट्रेन हार्डनिंग लॉ जो है ये क्या चीज़ है, राइट। तो ऐसा है भैया, जरा यहाँ पे फोकस करो। ये जो ग्राफ दिख रहा है ना तुमको, ये यहाँ पे ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व और इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व मैंने एक साथ बना रखे हैं। ये जो वाइट वाला है ये है इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, और जो ये रेड कलर में थोड़ा तुमको दिख रहा है ऑरेंज कलर में, ये ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, राइट। ट्रू स्ट्रेन क्या था उसके बारे में मैंने तुमको बता दिया था, पिछले लेक्चर्स में कवर कर चुका हूँ मैं ऑलरेडी, राइट। यहाँ पे बस बात ये है कि जरा यहाँ पे ध्यान दो कि एक्चुअली क्या होता है कि यील्ड पॉइंट तक तो दोनों कर्व सेम रहते हैं। ये अपना मान लो यील्ड पॉइंट था, राइट। तो यील्ड स्ट्रेंथ की बात करो, सिग्मा वाई लिखा है, यील्ड स्ट्रेंथ को डिनोट कर दिया सिग्मा वाई से। यील्ड पॉइंट तक तो दोनों कर्व सेम है, राइट। उसके बाद में जो ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है वो अपना नेचर चेंज कर लेता है, ठीक है। जैसे तुमको दिख रहा है ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पे यूटीएस जो यू डैश से शो किया है, अपने इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पे यूटीएस जो है वो यू पॉइंट से शो किया, और ये लास्ट पॉइंट जो ये फ्रैक्चर पॉइंट है दोनों का, राइट। अब देखो बात क्या थी कि जो स्ट्रेन हार्डनिंग लॉ है, स्ट्रेन हार्डनिंग लॉ जो है वो इस रीजन में फॉलो होगा जब यील्ड पॉइंट से लेके जो ये अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेन यूटीएस वाला पॉइंट है, राइट। इस रीजन को मैंने नाम दिया था, अगर तुमको याद हो तो, इस रीजन को बोला था रीजन ऑफ वर्क हार्डनिंग या स्ट्रेन हार्डनिंग, राइट। और इसी रीजन में जो हुक्स लॉ फॉलो नहीं होता है, हुक्स लॉ जो है वो सिर्फ प्रोपोर्शनल लिमिट जो होती है, या अपन बोल दें कि जो इलास्टिक लिमिट होती है वहीं तक फॉलो होता है। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो वो प्रोपोर्शनल लिमिट मान लो यहाँ तक की है। तो जो इस एरिया में अगर बात करें तो ये वाला जो एरिया है इसमें सिग्मा जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा होगा, या सिग्मा इज इक्वल टू ई टाइम्स ऑफ ईटा, ये लॉ फॉलो होगा। लेकिन जो यील्ड पॉइंट से लेके यूटीएस वाला पॉइंट है उसमें स्ट्रेन हार्डनिंग लॉ फॉलो होता है, और स्ट्रेन हार्डनिंग लॉ ये बोलता है कि ट्रू स्ट्रेस इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ ट्रू स्ट्रेन टू द पावर एन, राइट। सिग्मा ट्रू इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ ईटा ट्रू टू द पावर एन। के और एन जो है वो कांस्टेंट है भैया, राइट। और इस लॉ के जो नाम है वो अलग अलग नाम होते हैं, तो नाम लिख लो क्या क्या नाम है इसके भैया। एक तो स्ट्रेन हार्डनिंग लॉ बोलते हैं इसको, या फिर मैं बोल दूं कॉन्स्टिट्यूटिव लॉ भी बोलते हैं इसको, या फ्लो वेव इक्वेशन भी बोलते हैं इसको, राइट। क्योंकि ये जो ट्रू स्ट्रेस है सिग्मा ट्रू, कई बार इसको फ्लो स्ट्रेस भी बोला जाता है, राइट। या फिर होलोमेन इक्वेशन भी बोलते हैं इसको, राइट। तो ये इसके अलग अलग नाम थे। सिग्मा ट्रू इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ ईटा टू टू द पावर एन। और ये बात इंपॉर्टेंट है कि ये लॉ वैलिड है, वैलिड बिटवीन व्हाट, यील्ड पॉइंट एंड यूटीएस, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ पॉइंट, राइट। इसी के बीच में ये लॉ लगता है, ठीक है। और पावर लॉ भी बोलते हैं, एक नाम और था इसका पावर लॉ, ठीक है। पावर लॉ भी बोला जाता है इसको कई बार। तो तुमको लॉ क्लियर है, सिग्मा ट्रू इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ ईटा टू टू द पावर एन। अब इसमें ऐसा है कि जो अलग अलग टर्म्स हैं उनको अपन देखते हैं। के और एन जो है वो कांस्टेंट है, जिसमें से अगर एन की बात करें तो एक एन जो है वो इंपॉर्टेंट कांस्टेंट है, इसको बोलते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग कॉफिशिएंट या स्ट्रेन हार्डनिंग एक्सपोनेंट, राइट। स्ट्रेन हार्डनिंग एक्सपोनेंट बोला जाता है इसको। क्या नाम है? एक्सपोनेंट मतलब पावर होता है ना, जो पावर में लिखा होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन यूज़ करते हैं ना, तो स्ट्रेन हार्डनिंग एक्सपोनेंट। और इसकी जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में होती है, ये बात ध्यान रखना, राइट। जैसे मान लो एक ग्राफ में तुमको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ, जिसमें जो अपना स्ट्रेन हार्डनिंग कॉफिशिएंट है उसकी वैल्यू 0 है, राइट।
यहाँ पे अपन बेसिकली 3 अलग अलग लॉ ग्राफ बना रहे हैं और तीनों ग्राफ में अपन देखेंगे कि उनके क्या क्या नाम है, राइट। ओके, देखो ये सब मैंने ट्रू स्ट्रेस टू स्ट्रेन कर्व बना रखे हैं, राइट, सभी में। अब देखो ऐसा है कि अगर अपन पहले कर्व की बात करें तो ये है आइडियल प्लास्टिक मटेरियल, ठीक है। इसके लिए एन की वैल्यू 0 है। ये जो स्ट्रेन हार्डनिंग कॉफिशिएंट अपन ने पढ़ा ना, एन इक्वल टू 0 है। आइडियल प्लास्टिक इसलिए बोला है क्योंकि ऐसे समझो कि एक पर्टिकुलर स्ट्रेस की वैल्यू फिक्स है और इसमें स्ट्रेन जो है वो कंटिन्यूसली हो रहा है, राइट। मतलब यहाँ पे ऐसा है कि स्ट्रेस तो फिक्स है, तुम स्ट्रेस चेंज नहीं कर रहे हो, लेकिन फिर भी वो मटेरियल जो है वो प्लास्टिकली डिफॉर्म होते जा रहा है, कंटिन्यूसली डिफॉर्म हो रहा है, तो इसलिए इसको बोला आइडियल प्लास्टिक मटेरियल, राइट। इसके लिए एन की वैल्यू 0 है। मतलब इसके लिए मैं बोल सकता हूँ कि जो सिग्मा ट्रू होगा वो डायरेक्ट कांस्टेंट हो जाएगा, के इक्वल हो जाएगा, बिकॉज ईटा ट्रू की पावर 0 आ जाएगा, एन इक्वल टू 0 है ना, राइट। तो ये चीज़ क्लियर है, पहला ग्राफ। दूसरा ग्राफ जो है ये होता है लीनियर स्ट्रेन हार्डनिंग का, लीनियर स्ट्रेन हार्डनिंग, ठीक है। लीनियर स्ट्रेन हार्डनिंग का मतलब ये है कि लीनियर वर्ड से समझो, लीनियर वर्ड का मतलब है कि यहाँ पे एन की वैल्यू जो होने वाली है वो कितनी होने वाली है भैया, 1 होने वाली है। जो स्ट्रेन हार्डनिंग कॉफिशिएंट एन है वो कितना है, 1 है। तो जो स्ट्रेन हार्डनिंग हो रही है यहाँ पे वो लीनियरली हो रही है, राइट, ठीक है। कि मतलब सिग्मा ट्रू जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ईटा ट्रू के, ठीक है, क्योंकि ईटा ट्रू की पावर में 1 आ जाएगा उस लॉ में अगर पुट करोगे तो। ऐसे ही जो ये वाला ग्राफ है इसको बोलते हैं कि यहाँ पे तुमको दिख रहा है कि ये जो शुरू का पोर्शन है स्ट्रेट लाइन, ये तो अपना हो गया इलास्टिक रीजन, राइट। और उसके बाद में तुमको दिख रहा है कि ये प्लास्टिक वाला ग्राफ जो चल रहा था, प्लास्टिक वाला ग्राफ आ गया आएगा। तो इसको, इस मटेरियल को, जो मटेरियल ऐसा ग्राफ शो करते हैं उनको इलास्टोप्लास्टिक मटेरियल्स भी बोलते हैं कई बार। क्या बोलते हैं, इलास्टोप्लास्टिक, राइट, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। इसका क्वेश्चन एक बार गेट में भी आया था, लीनियर स्ट्रेन हार्डनिंग का क्वेश्चन आया था गेट में, उसमें ऐसा ही दिया था कि इलास्टिक डिफॉर्मेशन के बाद में जो स्ट्रेन हार्डनिंग हो रही है तो उसमें ट्रू स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली या लीनियरली प्रोपोर्शनल है ट्रू स्ट्रेन के। तो ऐसा किस मटेरियल में होता है, तो लीनियर स्ट्रेन हार्डनिंग मटेरियल जो होगा उसमें ये कारनामे होंगे, राइट। ये तो हुई कुछ ग्राफ की बात। अभी भैया वापस उस लॉ पे फोकस करते हैं। लॉ तो जो था वो था सिग्मा ट्रू इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ ईटा ट्रू टू द पावर एन। एक काम करो, मैंने बोला दोनों साइड लॉग ले लो, ठीक है। तो एल एन ऑफ सिग्मा ट्रू इज इक्वल टू एल एन ऑफ के प्लस एन टाइम्स ऑफ एल एन ऑफ ईटा ट्रू। समझ गए ना, लॉग ए इंटू बी लिखा हुआ है तो लॉग ए प्लस लॉग बी, और मतलब लॉग ऑफ ए टू द पावर बी होता तो उसको बी लॉग ए अपन लिख देते हैं, राइट। तो ये पावर आगे आ जाएगी। ये कुछ मैंने यहाँ पे यूज़ किया फॉर्मूलेस। ये बेसिकली इक्वेशन हो गई y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। स्लोप जो है वो है अपना n। मतलब अगर मैं यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करूँ, राइट, ट्रू स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेन को अगर अपन लॉग पे प्लॉट कर लें तो देखो जरा क्या हो जाएगा सिचुएशन, या ग्राफ कैसा बनेगा। इस इक्वेशन से अपन बता सकते हैं ग्राफ कुछ ऐसा जाने वाला है। एक्स एक्सिस पे मैंने लिख दिया जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है लॉग टाइम्स ऑफ ईटा ट्रू, राइट, लॉग ईटा ट्रू एल एन ईटा ट्रू। वाई एक्सिस पे अपना आ गया डिपेंडेंट वेरिएबल लॉग सिग्मा ट्रू, और जो ये इंटरसेप्ट था वो हो जाएगा कांस्टेंट सी, मतलब लॉग के, राइट। और इस ग्राफ का जो स्लोप है वो स्ट्रेन हार्डनिंग एक्सपोनेंट एन के इक्वल हो जाएगा।
राइट। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली जो लाइन है उससे कंपेयर करके मैंने ये ग्राफ बना दिया। अच्छा तुम एक चीज़ समझो, अगर मान लो मैंने बोला कि ये स्लोप, मतलब इस स्लोप को अगर 1 होना है तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि अगर थीटा इक्वल टू 45 है तो उस केस में n इक्वल टू 1 हो जाएगा। करेक्ट है क्या? अरे टेन 45 1 हो जाएगा ना। स्लोप क्या होता है किसी ग्राफ का? टेन थीटा होता है। तो अगर ये थीटा 45 होता तो जो n है वो क्या हो जाता? 1 के इक्वल हो जाता। राइट, यहाँ तक की बात क्लियर है? ठीक है। अब देखो ऐसा है कि अब अपने को आगे एक डेरिवेशन देखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, उसका एक्चुअली रिजल्ट तुमको याद रखना है। ठीक है, और क्योंकि डेरिवेशन कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है इसलिए मैं उसको डिराइव भी करवा दूंगा, बट इम्पॉर्टेंट ये है कि तुमको ये रिजल्ट याद होना चाहिए कि अगर यूटीएस पॉइंट पे बात करें, यूटीएस मतलब अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ का जो पॉइंट है, उस पॉइंट पे बात करें तो डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रू स्ट्रेस विथ रिस्पेक्ट टू ट्रू स्ट्रेन जो होगा वो ट्रू स्ट्रेस के इक्वल होता है, और जो स्ट्रेन हार्डनिंग कॉफिशिएंट या स्ट्रेन हार्डनिंग एक्सपोनेंट एन था वो ट्रू स्ट्रेन के इक्वल आ जाता है। राइट, ये जो है ये भैया न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन में गिवन नहीं होता है, ठीक है, उसमें भी स्पेशली ये वाला जो रिजल्ट है कि यूटीएस पे एन इज इक्वल टू ईटा ट्रू होता है, ये आपको याद रखना है। न्यूमेरिकल्स में ये यूज़ होगा। इसको डिराइव करके देख लेते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत छोटा सा डेरिवेशन है। मान लो एक कंपोनेंट था, उस पर अपन ने लोड पी अप्लाई किया। ठीक है, मान लो यूटीएन जो यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन है यूटीएम, उसके अंदर ये मटेरियल रखा है, उसमें अपन टेंसाइल लोड कितना लगा रहे? पी लगा रहे। राइट, तो अब ऐसा है भैया, अगर मान लो मैंने तुमसे पूछा कि इस पी की वैल्यू बताओ, तो क्या लोड जो होगा वो स्ट्रेस इनटू एरिया होगा क्या? तो ट्रू स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय ये जो एरिया है ये इंस्टेंटेनियस एरिया है। कौन सा एरिया है? इंस्टेंटेनियस एरिया है, कि जिस टाइम पे आप पता कर रहे हो, जिस इंस्टेंट पे पता कर रहे हो, उस टाइम पे जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है मटेरियल का। राइट, अब मैंने बोला एक काम करो, इस पी का ट्रू स्ट्रेन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो। अब ऐसा है कि ये दोनों ही चीज़ें वेरिएबल है। सिग्मा ट्रू जो है वो भी भैया टाइम के साथ में वेरी कर रहा है, और जो एरिया है ये भी वेरिएबल है। राइट, क्योंकि अलग अलग इंस्टेंट पे एरिया भी अलग अलग होगा, तो दोनों चीज़ वेरिएबल है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन लगेगा। सिग्मा ट्रू टाइम्स ऑफ डी ए अपॉन डी ईटा ट्रू प्लस ए टाइम्स ऑफ डी सिग्मा ट्रू अपॉन डी ईटा ट्रू। राइट, यहाँ तक की बात क्लियर है? ठीक है, अब तुम एक चीज़ समझो, अपने को इस चीज़ की वैल्यू निकालना है, डी ए अपॉन डी ईटा ट्रू की वैल्यू निकालना है। इसकी वैल्यू निकालने के लिए एक चीज़ ध्यान दो कि जो वॉल्यूम होगी, जो कि होगा एरिया, इंस्टेंटेनियस एरिया इनटू इंस्टेंटेनियस लेंथ, और ये इंस्टेंटेनियस वॉल्यूम है, इस मटेरियल की वॉल्यूम वी, उसको मैं ट्रीट कर सकता हूं कि वो कांस्टेंट है बिटवीन ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिटवीन यील्ड पॉइंट एंड अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ पॉइंट, यूटीएस पॉइंट। ठीक है, इन दो पॉइंट्स के बीच में ही कांस्टेंट है। उसका रीज़न ये है क्योंकि अगर मान लो तुम यील्ड पॉइंट के नीचे हो, मतलब इस पोर्शन में देखो, ये ऊपर आ जाओ, ये रहा अपना यील्ड पॉइंट, ये रहा। राइट, इसके नीचे मतलब अपन इधर कहीं है। ठीक, तो इस रीजन में क्या होता है? इलास्टिक डिफॉर्मेशन होते हैं। इलास्टिक डिफॉर्मेशन होते हैं तो इलास्टिक डिफॉर्मेशन जो होते हैं उनमें क्या होती है, मैंने सिखाया था तुमको, बॉन्ड्स की स्ट्रेचिंग होती है। तो इस रीजन में वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं रहने वाली, बिकॉज बॉन्ड्स की स्ट्रेचिंग हो रही है। और अगर तुम ये यूटीएस पॉइंट जो है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ पॉइंट के आगे आ जाते हो, इस तरफ आ जाते हो, तो भैया यहाँ पे ऐसा है, नेकिंग स्टार्ट हो जाती है यूटीएस पे। नेकिंग स्टार्ट हो जाती है तो मटेरियल में क्रेक आना चालू हो जाती है। राइट, तो यूटीएस के पीछे अगर चल जाओगे तो मटेरियल में क्रेक आ रही है, इसलिए उस टाइम भी अपन ये नहीं बोल सकते कि वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो वॉल्यूम किस रीजन में कांस्टेंट है? ये जो अपना स्ट्रेन हार्डनिंग का रीजन है, इस रीजन में वॉल्यूम कांस्टेंट रहने वाली है। इस रीजन में प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो रहा है और क्रेक भी नहीं आ रही है। राइट, तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं कि बिटवीन यील्ड पॉइंट एंड यूटीएस वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगी, और अगर लेस देन यील्ड पॉइंट पे जाओगे तो स्ट्रेचिंग हो रही है। राइट, स्ट्रेचिंग ऑफ बॉन्ड हो रहा है,
इसलिए वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है। और अगर ग्रेटर देन यूटीएस पे जाओगे, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ पॉइंट के आगे चल जाओगे, तो भैया मटेरियल में फ्रैक्चर या क्रेक की फॉर्मेशन हो चुकी है, क्रेक आ चुकी है मटेरियल में, इसलिए वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं रहने वाली। ठीक है, तो एक ये पॉइंट क्लियर है। अब मैंने तुमको बोला कि भैया जरा dv बाय डी ईटा ट्रू निकाल के दिखाओ। ठीक है, देखो ये दोनों वेरिएबल है, इंस्टेंटेनियस एरिया और इंस्टेंटेनियस लेंथ, ये दोनों वेरिएबल है, टाइम के साथ में वेरी कर रहे हैं। जैसे जैसे तुम लोड उस पर बढ़ाओगे, लोड की वैल्यू चेंज कर रहे हो, वैसे वैसे एरिया और लेंथ भी चेंज हो रहा है, राइट। दोनों वेरिएबल है, तो एक काम करो, क्या लिखोगे, a टाइम्स ऑफ डी एल अपॉन डी ईटा ट्रू प्लस l टाइम्स ऑफ डी ए अपॉन डी ईटा ट्रू, राइट। और क्या ये पूरी की पूरी टर्म जीरो के इक्वल हो जाएगी क्या? बिकॉज वॉल्यूम इज कांस्टेंट, राइट। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो होता है, क्या आपको पता है ना? अरे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो होता है। तो ये टर्म जीरो हो गई, क्लियर है इतना। अब ऐसा है कि एक काम करो, इस पूरी इक्वेशन को एल से डिवाइड कर दो, लेंथ से डिवाइड कर दिया, राइट। तो लेंथ से डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा? देखो जरा, ये इक्वेशन लिखिए, राइट। इसको अपन ने एल से डिवाइड कर दिया, तो कितना आ जाएगा? ए डी एल बाय एल अपॉन डी ईटा ट्रू प्लस डी ए अपॉन डी ईटा ट्रू इक्वल टू जीरो, राइट। किसी ने बोला कि अरे सर ये टर्म्स तो कट गई। ऐसा इसलिए क्योंकि भैया जो डी ईटा ट्रू है वो बेसिकली यही तो था यार, डी एल अपॉन एल होता था, फिर उसको अपन इंटीग्रेशन कर देते थे तो लॉग एल अपॉन एल इनिशियल आता था, राइट। तो जो डी एल अपॉन एल है वही तो डी ईटा ट्रू है, तो ये दोनों टर्म्स कट गई। यहाँ से तुम्हारे पास में एक पॉइंट निकल के आया कि डी ए अपॉन डी ईटा ट्रू इज इक्वल टू निकल के आया कितना? माइनस ऑफ ए, राइट। एक काम करते हैं, इनको कुछ इक्वेशंस के नाम दे देते हैं, इनको इन डेटास को अपन यूज़ करेंगे। क्योंकि कहाँ पे यूज़ करने वाले हैं? सबसे पहले इस फर्स्ट इक्वेशन में अपन यूज़ करेंगे, ठीक है। डी ए अपॉन डी ईटा ट्रू की वैल्यू में यूज़ करूँगा, तो ये थी अपनी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन में डी ए अपॉन डी ईटा ट्रू की जगह क्या रख दिया? क्या रख दिया? माइनस ए रख दिया। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? लिखते हैं अपन, देखो इसको बोल दो सेकंड, या नहीं भी बोलो चलेगा, तुम तो डायरेक्ट ये लिख दो, पुट इन फर्स्ट। फर्स्ट में वैल्यू रखी तो डी पी अपॉन डी ईटा ट्रू जो निकल के आएगा वो आएगा सिग्मा ट्रू टाइम्स ऑफ माइनस ए प्लस ए टाइम्स ऑफ डी सिग्मा ट्रू अपॉन डी ईटा ट्रू, राइट। क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा था? सिग्मा ट्रू टाइम्स ऑफ डी ए अपॉन डी ईटा ट्रू, और डी ए अपॉन डी ईटा ट्रू की वैल्यू ये अपन यहाँ पे पुट कर दी, राइट। अब ऐसा है कि अगर अपन यूटीएस पे बात करें, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ जो पॉइंट है उस पर अगर बात करें, तो एक चीज़ ध्यान दो, उस पॉइंट के ऊपर जो ये टर्म होगी डी पी अपॉन डी ईटा ट्रू, ये ज़ीरो के इक्वल होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि भैया अगर मान लो मैं यहाँ पे तुमको ग्राफ बना के दिखाऊं, तो ऐसा है कि जो यूटीएस पॉइंट होता है उसके ऊपर ग्राफ का मैक्सिमा आता है। क्या आता है? मैक्सिमा। तो मैक्सिमा आने के कारण भैया ये कुछ ऐसा, राइट। और ऐसा कुछ, मतलब यूटीएस पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल आना है, राइट। यूटीएस पे ये था यूटीएस, तो इस पे जो स्लोप है वो स्लोप कितना आना है? ज़ीरो आना है। या मैं बोल दूँ डी पी अपॉन डी ईटा ट्रू जो होगा स्लोप, वो किसके इक्वल होगा? ज़ीरो के इक्वल होगा। तो बस ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो यार, ये वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो तुमको दिख रहा है ए कॉमन निकाल लिया, अंदर बचा डी सिग्मा ट्रू अपॉन डी ईटा ट्रू माइनस ए
सॉरी ए तो कॉमन निकाल लिया, माइनस ऑफ सिग्मा ट्रू, और उस चीज़ को अपन ने ज़ीरो के इक्वल रख दिया क्योंकि यूटीएस पे बात कर रहे हैं अपन, राइट। ए गया ज़ीरो के इक्वल, मतलब सॉरी ए तो ज़ीरो हो नहीं सकता, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, तो क्या टर्म ज़ीरो होगी, जो सेकंड टर्म है वो ज़ीरो होगी। मतलब यहाँ से निकल के आया डी सिग्मा ट्रू अपॉन डी ईटा ट्रू इज इक्वल टू सिग्मा ट्रू, राइट। यही एक पॉइंट था जो मैंने तुमको बोला था कि यूटीएस के ऊपर ये चीज़ निकल के आएगी, राइट। यहाँ तक की बात क्लियर है। और देखो एक पॉइंट और है, वो ये है कि अभी अपन ने स्ट्रेन हार्डनिंग लॉ पढ़ा। स्ट्रेन हार्डनिंग लॉ क्या था, सिग्मा ट्रू इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ ईटा ट्रू टू द पावर एन, यही था क्या स्ट्रेन हार्डनिंग लॉ। इसमें तुम एक बार डिफ्रेंसिएशन करो डी सिग्मा ट्रू अपॉन डी ईटा ट्रू, तो कितना निकल के आएगा देखो जरा, के इंटू एन टाइम्स ऑफ ईटा ट्रू टू द पावर एन माइनस वन, यही आएगा क्या। अब मैंने एक बोला कि एक काम करो, इस इक्वेशन के मल्टीप्लाई में ईटा ट्रू करो और डिवाइड में ईटा ट्रू कर दो, ठीक है। ये टर्म और ये टर्म, ये तीनों मिलके क्या सिग्मा ट्रू बन जाएंगे क्या, क्योंकि उन तीनों टर्म्स को मिला दोगे तो आ जाएगा के टाइम्स ऑफ ईटा ट्रू टू दी पावर एन, और वो किसके इक्वल है, सिग्मा ट्रू के। बचा हुआ क्या लिखा है, एन अपॉन ईटा ट्रू। मतलब ये मान लो अपनी हो गई सेकंड इक्वेशन, या थर्ड बोल दो, शायद मैंने सेकंड किसी को दे दिया था तो इसको थर्ड बोल दो। और डी सिग्मा ट्रू अपॉन डी ईटा ट्रू इज इक्वल टू एन अपॉन ईटा ट्रू टाइम्स ऑफ सिग्मा ट्रू, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर फोर्थ। तो अब जरा फोर्थ को और थर्ड को कंपेयर करो। थर्ड में तुमको दिख रहा है डी सिग्मा ट्रू अपॉन डी ईटा ट्रू इज इक्वल टू सिग्मा ट्रू है, और यहाँ पे एन अपॉन ईटा ट्रू आ रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ कि बाय कंपेयरिंग थर्ड एंड फोर्थ अपन बोल सकते हैं कि एन इज इक्वल टू ईटा ट्रू के इक्वल होगा, राइट। अरे ये दोनों क्वांटिटी कटना चाहिए ना, तब तो वन आएगा, तब तो जो है वो इक्वेशन नंबर फोर्थ थर्ड के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर है क्या कि यूटीएस के ऊपर एन इज इक्वल टू ईटा ट्रू होगा और डी सिग्मा ट्रू अपॉन डी ईटा ट्रू जो है वो सिग्मा ट्रू के इक्वल होगा, राइट। तो जो रिजल्ट मैंने बताया वो याद रखना, ये रिजल्ट यूटीएस के ऊपर ही वैलिड है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ का जो पॉइंट है वहीं पे वैलिड है रिजल्ट, ठीक है। डेरिवेशन नहीं भी चाहो याद रखना कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने जस्ट छोटा सा था तो डिराइव कर दिया, लेकिन रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखो जो अल्टीमेट एम था इस वीडियो का वो ये था कि अपने को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। ये 2015 में आया था और ये क्वेश्चन बहुत आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर कर देगा, बहुत ही अच्छे लेवल का न्यूमेरिकल है, ठीक है। इसमें इलास्टिक रिकवरी का भी कंसेप्ट आएगा। वहाँ पे जाने से पहले सबसे पहले एक थोड़ा इजी क्वेश्चन देखते हैं। तो ये गेट 2006 में आया था, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इसको पहले कवर करते हैं। क्या लिखा है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ दे रखी है मटेरियल की, कितनी है 400 मेगापास्कल। तो सिग्मा यूटीएस दे रखा है कितना 400 मेगापास्कल है, राइट। एंड द इलोंगेशन अप टू मैक्सिमम लोड इज 35%। देखो मैक्सिमम लोड का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम लोड कहाँ पे अप्लाई हो रहा होगा, जो यूटीएस का पॉइंट है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ का पॉइंट है, वहीं पे तो मैक्सिमम लोड होता है। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो डेल एल अपॉन एल दिया हुआ है, इलोंगेशन परसेंट में लिखा है, वो यूटीएस के ऊपर लिखा है कि यूटीएस के ऊपर कितना है 0.35 है, राइट। या मैं इसको बोल दूं कि ईटा यूटीएस के इक्वल है ये, राइट। ये अपना इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेंथ से बोल रहा हूँ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, बस वो चीज़ लिखिए कि वो 0.35% है, ठीक है। ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेंथ नहीं है भाई, ये ट्रू स्ट्रेन नहीं है। ट्रू स्ट्रेन जो होगा वो लॉग टाइम्स ऑफ 1 प्लस ईटा होगा, ठीक है। आगे देखो आगे क्या लिखा है, इफ द मटेरियल ऑबेस पावर लॉ ऑफ हार्डनिंग, पावर लॉ मतलब वही अपना सिग्मा ट्रू इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ ईटा ट्रू टू द पावर एन, देन द ट्रू स्ट्रेन रिलेशन एंड स्ट्रेस इज इन मेगापास्कल इन द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन रेंज इज। अपने को जो है सिग्मा ट्रू इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ ईटा ट्रू, जो अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था के टाइम्स ऑफ ईटा ट्रू टू द पावर एन, वो रिलेशन यहाँ पे निकाल के दिखाना है कि के की वैल्यू कितनी है और एन की वैल्यू कितनी है, ये पूछा है बेसिकली। और देखो ऐसा है कि कुछ न्यूमेरिकल्स में ऐसा हो सकता है
कि जो जैसे मैं नोटेशन जो है वो ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन के लिए सिग्मा ट्रू और ईटा ट्रू यूज़ करता हूँ, टी लगा देता हूँ। कुछ जगह या कुछ बुक्स में तुम देखोगे कि वो सीधे सिग्मा और ईटा लिख देंगे, ठीक है। तो वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है, राइट, कि आप क्या नोटेशन यूज़ कर रहे हो। मेरे को ये नोटेशन ईजी लगते हैं इसलिए मैं ये नोटेशन यूज़ करता हूँ, तुम उसकी भावनाएं समझो। बात ये है कि अपने को ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन में रिलेशन पता करना है, राइट। ठीक है भैया, अब ऐसा है कि सबसे पहले तो ये कि के और एन मेरे को यहाँ से पता करना है कि के और एन कितना है। के और एन पता कर लिया, अपना आंसर आ चुका है। कैसे पता करें, तो देखो वो पता करने के लिए उसने कंडीशन तुमको दे रखी है। उसने तुमको यूटीएस के ऊपर का सारा डेटा दिया हुआ है, ठीक है। यूटीएस के ऊपर का डेटा दिया है तो सबसे पहले तो एक काम करो, ट्रू स्ट्रेस निकालो एट यूटीएस। तो यूटीएस के ऊपर अगर ट्रू स्ट्रेस निकालना है तो तुमको याद हो तो ट्रू स्ट्रेस का एक ये फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था, राइट, कि ट्रू स्ट्रेस इज इक्वल टू इंजीनियरिंग स्ट्रेस टाइम्स ऑफ 1 प्लस इंजीनियरिंग स्ट्रेन, राइट। ये सिग्मा जो है यूटीएस पे दे रखा है कितना, 400 मेगापास्कल इंटू 1 प्लस ईटा। ईटा जो है वो 0.35 है। इसको तुम सॉल्व करोगे तो ये मुझे जहाँ तक ध्यान है ये 540 के इक्वल निकल के आएगा, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली वही आना शायद 400 इंटू 1.35, यस 540 आ रहा है, ओके। तो ये मेगा पास्कल में था तो ये 540 भी कितना आ गया, मेगा पास्कल, राइट। अब देखो तुमने यूटीएस पे ट्रू स्ट्रेस कैलकुलेट कर लिया, यूटीएस पे एक काम करो, ट्रू स्ट्रेन कैलकुलेट करो। तो ट्रू स्ट्रेन अगर कैलकुलेट करना है एट यूटीएस तो वो कितना होगा। ट्रू स्ट्रेन का फॉर्मूला तुमको याद हो तो लॉग ऑफ 1 प्लस ईटा था क्या, लॉग ऑफ 1 प्लस इंजीनियरिंग स्ट्रेन। इंजीनियरिंग स्ट्रेन जो है यूटीएस के ऊपर दे रखा है 0.35 है, तो लॉग ऑफ 1 प्लस 0.35 या लॉग ऑफ 1.35, लॉग ऑफ 1.35। इससे भी तुम्हारे पास कुछ वैल्यू निकल के आ जाएगी, जो भी आ रही है। मेरे ख्याल से ये आएगा, ये 0.3 के करीब आ रहा है, 0.3, ठीक है। अब देखो एक पॉइंट और तुमको पता है कि यूटीएस पे तुमको ये पता है, अब भी अपन ने रिजल्ट डिराइव किया कि जो एन होगा स्ट्रेन हार्डनिंग कॉफिशिएंट, स्ट्रेन हार्डनिंग एक्सपोनेंट, वो ट्रू स्ट्रेन के इक्वल होगा। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि यूटीएस के ऊपर एन की वैल्यू कितनी आ गई, 0.3। तो सारी की सारी वैल्यू अगर तुम यहाँ पे पुट कर दो तो क्या के की वैल्यू भी निकल आएगी। यूटीएस के ऊपर ट्रू स्ट्रेन अब भी निकाला 540 ट्रू स्ट्रेस, तो 540 इज इक्वल टू, ये निकाला था ना यार 540, ठीक है। 540 इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ ईटा ट्रू आया कितना 0.3 और उसकी भी पावर में एन, एन भी कितना है 0.3। यहाँ से तुम्हारे पास में के भी मिल जाएगा, कितना आएगा 540 डिवाइडेड बाय 0.3 टू द पावर 0.3, अप्रॉक्सीमेटली 775 आ रहा है, ठीक है। इतने मेगा पास्कल है, ठीक। बस अब तो हो गया यार, कुछ भी नहीं बच रहा है। ये सारी के की वैल्यू आ गई, एन की वैल्यू आ गई, वो इस इक्वेशन में पुट कर दो तो अपने पास में फाइनल आंसर आ चुका है कि सिग्मा ट्रू इज इक्वल टू के मीन्स 775 टाइम्स ऑफ ईटा ट्रू टू द पावर एन, एन जो था वो था 0.3, राइट। ये फाइनल आंसर है, तो देख लो कितना है 775 ईटा टू द पावर 0.3, मतलब बी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। समझ में आया कैसा था न्यूमेरिकल, ठीक। अब देखो बात ये है कि ये तो एकदम इजी न्यूमेरिकल था, अब जरा अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल पे चलते हैं। ये 2015 में आया था और बहुत शानदार लेवल का न्यूमेरिकल है, ठीक है। अगर तुमको ये समझ में आ रहा है मतलब ये समझ जाओ कि इस टॉपिक के जितने भी न्यूमेरिकल है वो आपसे इजीली सॉल्व हो जाएंगे, राइट। क्या दिया है, फ्लो स्ट्रेस दे रखा है। मैंने पहले ही बोला था कि फ्लो वेव इक्वेशन भी बोलते हैं, अपनी जो स्ट्रेन हार्डनिंग इक्वेशन है उसको फ्लो वेव इक्वेशन भी बोलते हैं, और जो वो ट्रू स्ट्रेस था उसको फ्लो स्ट्रेस भी बोला जाता है। तो ये जो फ्लो स्ट्रेस वर्ड यूज़ कर रहा है मतलब ये वही अपना ट्रू स्ट्रेस है, राइट। तो इक्वेशन को अपन अपने फॉर्म में लिख लेते हैं, जो अपना नोटेशन है कि सिग्मा ट्रू इज इक्वल टू दे रखा है 500 टाइम्स ऑफ ईटा ट्रू टू द पावर 0.1, मतलब एन यहाँ पे 0.1 है और के जो है वो कितना है 500 है और मेगा पास्कल में दिया हुआ है, राइट। लिख भी रखा है कि ईटा जो है ट्रू स्ट्रेन है। यंग मॉड्यूलस दे रखा है भैया, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है 200 गीगा पास्कल,
राइट। और क्या दिया है, ऐसा बोला है कि एक ब्लॉक है जिसकी थिकनेस पहले थी भैया कितनी, 100 mm थी, ठीक है, उसको आपने 95 mm का कर दिया भैया, ठीक, समझ में आया? देख लो, पढ़ लो क्या लिखा है। अ ब्लॉक ऑफ 100 mm थिकनेस मेड ऑफ दिस मटेरियल इज कंप्रेस्ड टू 95 mm थिकनेस। तो पहले भैया आपने लोड जब इस पे लगाया, इनिशियल टाइम पे इसकी थिकनेस जो थी वो थी 100 mm, ठीक है, इसको मैंने बोल दिया टी इनिशियल। फिर भैया फाइनल टाइम पे इसकी जो थिकनेस है वो हो गई 95 mm किसी इंस्टेंट पे, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। फिर ऐसा है कि लोड रिमूव कर दिए। अब ये जो लोड अब तुम हटाओगे, तो ऐसा है कि कोई भी मटेरियल में से तुम लोड हटाओगे तो उसमें कुछ ना कुछ इलास्टिक रिकवरी होती ही होती है, या स्प्रिंग बैक इफेक्ट आता ही आता है, राइट। तुमको अगर लास्ट क्लास याद हो स्ट्रेन हार्डनिंग की, वहाँ पे मैंने ये इलास्टिक रिकवरी या जो स्प्रिंग बैक इफेक्ट है उसको डिस्कस किया था। तो ऐसा है कि जब ये देखो 100 mm का था, तुमने कंप्रेस किया उसको 95 mm पे किया और अब तुमने छोड़ दिया, तो छोड़ने पे ये 95 mm से वापस इसमें इलास्टिक रिकवरी होगी, तो इसकी जो कुछ डायमेंशन है वो बढ़ेगी, मतलब ये थोड़ा सा वापस इलोंगेट करेगा, और उस टाइम पे जो थिकनेस है वो मान लो अपन ने बोल दी TF हो गई। तो क्वेश्चन में यही पूछा है कि जो फाइनल डायमेंशन है ब्लॉक का, या मैं बोल दूँ कि जो फाइनल थिकनेस है वो कितनी है। समझ में आया क्वेश्चन क्या था, ठीक है। अगर मान लो उल्टा होता, अगर मान लो टेंसाइल होता कि भाई तुम किसी 100 mm का कंपोनेंट है उस पर टेंसाइल लोडिंग लगा रहे हो और 100 mm से खींच के मान लो उसको 105 mm तक लेके जाते हो, अब 105 mm पे ले जाके जब तुम उसको छोड़ोगे, फोर्स रिमूव करोगे, तो उसमें वापस इलास्टिक रिकवरी होगी, मतलब उसमें थोड़ा सा कंप्रेशन होगा, तो उसका फाइनल डायमेंशन जो भी 103 mm या 104 mm ऐसा कुछ बन जाएगा। समझ में आया? यहाँ पे क्लियर है कंप्रेशन वाली बात। तुमको ये फाइनल डायमेंशन कैलकुलेट करना है। देखो ऐसा है कि इस तरीके के क्वेश्चन में सबसे इजी काम होता है कि तुम अगर ग्राफ ड्रॉ कर लो, उसको प्लॉट कर लो, तो वो सबसे बढ़िया काम होता है। सबसे पहले ग्राफ प्लॉट करो, ठीक है। यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है, लेकिन बात क्या है कि मेरे को सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है, इसलिए मैं जो ग्राफ है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही ड्रॉ कर रहा हूँ। तुम अगर चाहो तो थर्ड क्वाड्रेंट में ड्रॉ कर लो, उससे फ़र्क कुछ नहीं पड़ना है भैया, ठीक है, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। और एक एक चीज समझाते हैं। सबसे पहले जरा देखो, ग्राफ को समझना जरूरी है। ग्राफ समझ में आएगा तो ही तुमको ये क्वेश्चन तुमसे सॉल्व हो पाएगा, ठीक है। देखो क्या किया, मटेरियल को जब अपन ने इनिशियल टाइम पे कंप्रेस किया तो ये ग्राफ ऐसा कुछ जा रहा है, ऐसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है, और उसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन अपन लेके आ गए 100 mm से उसको 95 mm कर दिया, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन उसमें आ चुके। अब प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आने के बाद अब अपन ने जब उसको छोड़ा तो भैया ये अनलोडिंग कर्व ऐसा जाएगा, इसके पैरेलल ही चलेगा, राइट। ये दोनों लाइन तुमको दिख रहा है, पैरेलल है, ठीक है। तो अब ऐसा है कि अनलोडिंग कर्व अपन ने ऐसा बनाया और फाइनली ये ग्राफ कुछ यहाँ पे आके रुक गया। तो देखो ऐसा है कि ये जो इतना स्ट्रेन था, इतना पोर्शन जो था, ये मटेरियल ने रिकवर कर लिया है, इसी को बोलते हैं इलास्टिक रिकवरी। तो उसको मैंने ईटा ई नाम दिया, ठीक है। ईटा ई मतलब इलास्टिक स्ट्रेन। और जो ये वाला पोर्शन है, ये मटेरियल में परमानेंटली इतना स्ट्रेन रह चुका है, ठीक है। मटेरियल का फाइनल डायमेंशन जो है वो इसी स्ट्रेन पे डिपेंड करेगा, तो उसको मैंने प्लास्टिक स्ट्रेन बोल दिया या ईटा पी बोल दिया, ठीक है। और जो ये टोटल था, इस पॉइंट पे आते आते जो टोटल स्ट्रेन था, जो इन दोनों का सम होगा प्लास्टिक और इलास्टिक स्ट्रेन का, वो हो जाएगा अपना ट्रू स्ट्रेन ईटा 2, या टोटल स्ट्रेन बोल दो, ठीक है। अब ऐसा है कि अगर मान लो मैंने इलास्टिक स्ट्रेन कैलकुलेट कर लिया
तो मैं मटेरियल का फाइनल डायमेंशन बता सकता हूँ। ठीक है, वो सब बातें अपन अब धीरे धीरे करते हैं। देखो क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखो अब अपन न्यूमेरिकल अप्रोच पे बढ़ते हैं। देखो अगर मैं 100 mm से 95 mm पे जा रहा हूँ तो यहाँ पे मैं ट्रू स्ट्रेन अगर कैलकुलेट करूँ कि ट्रू स्ट्रेन कितना होगा, मतलब मैं ये टोटल वैल्यू बोल रहा हूँ कि टोटल वैल्यू कितनी होगी, तो वो हो जाएगा लॉग ऑफ फाइनल डायमेंशन, फाइनल जो थिकनेस है वो डिवाइडेड बाय इनिशियल थिकनेस। ठीक है, या फाइनल थिकनेस को टी बोल दो सिंपल, क्योंकि मैंने वहाँ पे टी एफ जो है वो इसको बोला हैगा, तो टी अपॉन टी आई, मतलब लॉग ऑफ 95 अपॉन 100, राइट। इसको तुम कैलकुलेट कर लो, ये आएगा माइनस ऑफ कितना आ जाएगा, लॉग 0.95 माइनस ऑफ 0.0512। ठीक है, ये वैल्यू आ रही। नेगेटिव साइन किसको डिनोट कर रहा है, नेगेटिव साइन डिनोट कर रहा है कि भैया कंप्रेशन हो रहा है। ठीक है, जो ट्रू स्ट्रेन है वो नेगेटिव आ रहा है, मतलब कंप्रेसिव स्ट्रेन है। ठीक, अब एक चीज देखो, अपने को पता है कि जो स्ट्रेन हार्डनिंग लॉ है वो क्वेश्चन में दे रखा है कितना है, सिग्मा ट्रू टाइम्स ऑफ कितना, सिग्मा ट्रू इज इक्वल टू 500 ईटा ट्रू टू द पावर 0.1, तो 500 टाइम्स ऑफ ईटा ट्रू टू द पावर 0.1। एक काम करो, ये जो ईटा ट्रू की वैल्यू आई है ये यहाँ पे पुट कर दो तो सिग्मा ट्रू निकल के आ जाएगा, राइट। और देखो ये बात ध्यान रखना कि नेगेटिव साइन यहाँ पे पुट करने की ज़रूरत नहीं है, अपने को सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है, ये बात ध्यान रखो। इसीलिए मैंने ग्राफ भी ऐसा पॉजिटिव में ही ड्रॉ किया है। अगर तुम मान लो यहाँ पे नेगेटिव पुट करते तो यार नेगेटिव ऑफ समथिंग की पावर 0.1 वो इनफाइनाइट वैल्यू हो जाती, नॉट डिफाइंड होता। ठीक है, तो नेगेटिव नहीं पुट करना है, अपने को सिर्फ मैग्नीट्यूड पुट करना है। तो 500 टाइम्स ऑफ ईटा ट्रू की वैल्यू आ रही है 0.0512 टू दी पावर 0.1। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लो कितना आ रहा है, 500 इंटू 0.0512 टू दी पावर 0.1, ये आ रहा है कुछ 371.447, उतने मेगा पास्कल आएगा, क्योंकि ये 500 मतलब ये जो इक्वेशन थी वो मेगा पास्कल में दे रखी है। ठीक है, ये बेसिकली तुमने इस जगह पे वैल्यू कैलकुलेट करी कि इस जगह पे जो सिग्मा ट्रू की वैल्यू है वो कितनी है, 371.447 मेगा पास्कल। ठीक है, जब ट्रू स्ट्रेन जो है वो 0.0512 होगा तो उस टाइम पे जो ट्रू स्ट्रेस होगा वो 371.447 मेगा पास्कल होगा। ठीक है क्या भैया, यहाँ तक की बात क्लियर है। अब देखो तो उसने जो दूसरा डेटा दिया है, जो यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी दिया है, वो इसीलिए दिया है कि उसको तुम स्लोप की हेल्प से उससे कुछ कैलकुलेट करोगे। मतलब यंग्स मॉड्यूलस दे रखा है 200 गीगा पास्कल है, या 200 टाइम्स ऑफ 30 और लगा दूँ तो मेगा पास्कल हो जाएगा। क्या यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होता है वो स्लोप होता है, तो इस ग्राफ का अगर मैं स्लोप बोलूँ, ये वाले ग्राफ का स्लोप, मतलब ये लाइन का स्लोप होना चाहिए एग्जैक्टली, और ये लाइन पैरेलल है, तो मैं बोल सकता हूँ कि जो ये अपना अनलोडिंग कर्व है, इस अनलोडिंग कर्व का जो स्लोप होगा वो भी यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ही होगा। और अनलोडिंग कर्व का जो स्लोप है, क्या मैं बोल सकता हूँ कि वो होगा ये y डायमेंशन डिवाइडेड बाय जो ये उसका x डायमेंशन है। बोल दो यार, क्लियर है क्या, dy/dx होता है ना स्लोप ग्राफ का, और y डायमेंशन तुमको दिख रहा है कितना है, सिग्मा ट्रू, जिसकी वैल्यू अपन ने ये निकाली है, और x डायमेंशन जो है उसको अपन ने ईटा इलास्टिक लिखा है, इलास्टिक स्ट्रेन लिखा है, राइट। ठीक है क्या, यहाँ तक की बात बोल दो यार। तो क्या यहाँ से तुम इलास्टिक स्ट्रेन की वैल्यू बता सकते हो, वो आ जाएगा 371.447 मेगा पास्कल डिवाइडेड बाय यंग्स मॉड्यूलस भी मेगा पास्कल में 200 और पीछे 30। इसको सॉल्व करो, इसकी वैल्यू आ रही है कितनी, 371.447 डिवाइडेड बाय 200, 1 2 3, 0.00185, ये वैल्यू इसकी आ रही है ईटा इलास्टिक की। ठीक है, इलास्टिक रिकवरी जो हो रही है, इलास्टिक स्ट्रेन जो है वो कितना है, 0.00185। ठीक है, अब जरा यहाँ पे ध्यान दो,
मुझे एक बात बताओ कि ये जो इलास्टिक स्ट्रेन है, देखो सारे कारनामे अभी अपन ट्रू स्ट्रेस ट्रू स्ट्रेन कर्व ही बना रखा है, ठीक है। तो सारे कारनामे कहाँ पे चल रहे हैं? ट्रू स्ट्रेस ट्रू स्ट्रेन कर्व पे। तो ये जो ईटा इलास्टिक है ये भी ट्रू स्ट्रेन का जो फॉर्मूला होता है लॉग ऑफ, क्या होता है, लॉग ऑफ जो फाइनल डायमेंशन है अपना, फाइनल थिकनेस जो होगी वो डिवाइडेड बाय जो अपना इनिशियल थिकनेस है, वही वाली वैल्यू आएगी क्या। और मुझे तो मैग्नीट्यूड से मतलब है, तुम मैग्नीट्यूड देखो, ये चीज़ पॉजिटिव आ रही है तो मेरे को यहाँ पे भी लॉग में भी पॉजिटिव वैल्यू लाना है। पॉजिटिव वैल्यू लाना है मतलब ऊपर की तरफ न्यूमेरिकल में बड़ा डायमेंशन होना चाहिए, डिनोमिनेटर में छोटा डायमेंशन। तो तुम एक चीज़ देखो कि ये वाला जो यहाँ पे मैंने बताया था, यहाँ पे इलास्टिक रिकवरी हो रही है, मतलब जो यहाँ पे अपन ईटा इलास्टिक की बात करें तो ईटा इलास्टिक जो होगा वो होगा लॉग ऑफ टी फाइनल अपॉन 95। समझ में आया कि यहाँ 95 से तुम टी फाइनल पे जा रहे हो, ये इलास्टिक स्ट्रेन होगा। और इलास्टिक स्ट्रेन का जो ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन से फॉर्मूला है, जो ट्रू वैल्यू है वो हो जाएगा लॉग ऑफ टी फाइनल अपॉन 95। तो बस यहाँ पे लिख दो यार टी फाइनल अपॉन 95, बस अब तो आ गया यार, हो गया अपना आंसर सॉल्व। टी फाइनल कितना आ जाएगा, इसका एक्सपोनेंशियल लो 0.00185 और उसके मल्टीप्लाई में 95 किया तो फाइनल आंसर आएगा 95.1759 mm। ठीक है, क्लियर है क्या, इतना क्लियर है। और देखो जो कुछ बुक्स होती ना, तो कुछ बुक्स वाले क्या करते हैं कि ये जो इलास्टिक स्ट्रेन है ना वो उसको ऐसा लिखते हैं कि चेंज इन डायमेंशन DH अपॉन जो ओरिजिनल डायमेंशन था H, ठीक है। या अपन DH की जगह DT लिख लो, चेंज इन थिकनेस डिवाइडेड बाय जो ओरिजिनल थिकनेस थी। अब यहाँ पे ऐसा है कि तुम जा रहे हो 95 से TF पे, तो जो चेंज इन थिकनेस हुई वो होगी TF माइनस 95 और डिवाइडेड बाय जो ओरिजिनल थिकनेस है वो हो गई 95। मतलब क्या लिखोगे, DT जो है वो कितना आ गया, DT आ जाएगा TF माइनस 95 डिवाइडेड बाय 95, ठीक है। इसको तुम कैलकुलेट करके भी जब TF की वैल्यू निकालोगे तो वो भी अप्रॉक्सीमेटली 95.175 के करीब ही आती है, ठीक है। बट ऐसा है कि ज़्यादा करेक्ट अगर तुम पूछो कि ज़्यादा करेक्ट क्या चीज़ है, तो ज़्यादा करेक्ट ये जो अपन ने कारनामे किए हैं कि इलास्टिक स्ट्रेन को जो है ट्रू स्ट्रेन के फॉर्मूले से कैलकुलेट किया, वो ज़्यादा करेक्ट चीज़ है। क्योंकि ये जो पूरा फिगर बना, ये जो अपन पूरे खेल कर रहे हैं भाई, ये ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पे कर रहे हैं, राइट। तो इसलिए अगर मुझसे पूछो कि ज़्यादा करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए तो वो ये होगा, ठीक है। अगर तुम इससे भी करते तो भी आंसर अप्रॉक्सीमेटली यही आता और वो भी करेक्ट होता, क्योंकि वो जो गेट के क्वेश्चन होते हैं, जो रेंज दी हुई होती है, वो रेंज जो है वो अप्रॉक्सीमेटली उस रेंज में दोनों आंसर आ जाते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये पूरा कंसेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है, कैसे कैसे न्यूमेरिकल बनते हैं। और इसके न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये हर एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है, पूछे जाते हैं। जो टॉप एग्ज़ाम से गेट है या इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम है, वहाँ पे इसके न्यूमेरिकल आपको दिखेंगे, इसरो में भी दिखेंगे, ठीक है। और फिर से बोल रहा हूँ, ये न्यूमेरिकल को फिर से सॉल्व करना, ये समझ में आ जाता है तो आप मैक्सिमम जितने भी क्वेश्चन है वो आप इजीली बना लोगे, राइट। तो अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो, मस्त रहो।